बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कितनी बड़ी तबाही ये लोग लाने जा रहे हैं, मैं आपको नंबर्स के साथ बताऊंगा। नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते, नंबर्स बताता हूं। लेकिन नाज़रीन कराम, आज जमहूरियत की तदफीन भी ऑफिशियली कर दी गई है। कल एक वीडियो आई थी जिसे देखकर पहले तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अदलिया में भी इत्तेहाद पैदा हुआ, लेकिन बाद में एक वजाहती लेटर जारी हुआ जिसने बहुत कुछ क्लियर कर दिया। ये एक वीडियो है जिसमें आपको मौजूदा चीफ जस्टिस और अगले आने वाले चीफ जस्टिस नज़र आ रहे हैं। ये मिलके एक ही बेलचे के साथ कल तक जो जानी दुश्मन थे, आज इकट्ठे एक बेलचा पकड़ते हैं और जमहूरियत, आइन और कानून की तदफीन कर देते हैं। ये लिटरली पाकिस्तान की जमहूरियत को दफना दिया गया है। नाज़रीन इकराम, इस वीडियो के आने से पहले एक लेटर आता है। उस लेटर में कहा जाता है कि कल जो एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें नज़र ऐसा आता है कि जब चीफ जस्टिस मिलने आते हैं तो काजी फायज ईसा दूसरी तरफ मुंह कर लेते हैं। अब उसकी क्लैरिफिकेशन दी गई है कि जब हम वहां आए थे तो मैंने ग्रीटिंग्स कर दी थी चीफ जस्टिस को, यानी हमारी मुलाकात हो चुकी थी। तो जब दोबारा वो एक साहिब से मिल रहे थे तो मुझे खातून ने किसी और का तारुफ कराने के लिए दूसरी तरफ बुलाया तो मैं मुड़ गया, यानी हम मुलाकात कर चुके थे। ये एक क्लैरिफिकेशन दी गई। दूसरी एक क्लैरिफिकेशन दी गई कि ये जो तासुर है कि मैंने जानबूझ के सुप्रीम कोर्ट में धड़ा बनाया हुआ है, ये भी गलत है। अब ये बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल किया गया कि ये जो सोचा जा रहा है कि मैंने कसदन ऐसा किया, आपने कसदन ऐसा नहीं किया, लेकिन हो तो गया है ना। लेकिन अब आप ये कह रहे हैं कि कोई धड़ा नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि काजी फायज ईसा उमरता बंदियाल के धड़े में आ गए हैं। अगर ऐसा होता तो अगले दिन ही 15 रुकनी बेंच बनता, इस हुकूमत को तौहीन अदालत लगा के घर भेज दिया जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ ये है, बज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि बंदियाल साहब काजी साहब के कैंप का हिस्सा बन गए हैं अपने सारे लोगों के साथ। तो मुकम्मल तौर पर जमहूरियत, आइन और कानून को दफना दिया गया है प्रैक्टिकली। नाज़रीन इकराम, सूरत हाल एक तरफ यह है कि आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, दूसरी तरफ जबरान नासिर पकड़े जाते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ ट्वीट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में की। बज़ाहिर ऐसा लगता है क्योंकि इंसानी हुकूक की बात है तो वो ट्वीट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में हो गई तो उन्हें उठा लिया गया। 18 घंटे वो अगवा रहते हैं, लेकिन इस दौरान सिविल सोसाइटी, सो कॉल्ड लिबरल सेकुलर्स ने आसमान सर पर उठा लिया। कल तक जो कह रहे थे कि ये तो पहले भी होता था, ज़िया के दौर में इससे भी ज़्यादा जुल्म हुआ है और लोगों को सरेआम कोड़े मारे गए, वो अचानक जाग उठे। इतना शोर डाला गया, प्रेशर डाला गया कि 18 घंटे के अंदर वो बंदा सही सलामत घर पहुंच गया और आके पहले ये ट्वीट करता है कि जिस अजीम मकसद के लिए हम काम कर रहे हैं वो जारी रहेगा। अब आगे पता चलेगा आपको कि कितने तहरीक इंसाफ के लोगों के पकड़े जाने पर वो ट्वीट्स करते हैं। फिर आपको पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर अपडेट यहाँ भी हो गया है। तो लिबरल सेकुलर्स का चेहरा भी हमने देख लिया कि अगर वो चाहते और आवाज़ उठाते, ये जो 10-15 हज़ार बेगुनाह लोग पकड़े हुए हैं, रियासत मार रही है, ये भी ख़त्म हो जाता। लेकिन इन लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई, इनकी मुनाफकत जो है वो सामने आ गई है। लेकिन जो असल तबाही हमारे सामने है वो कुछ और है। ट्रस्ट जो ट्रेड डेफिसिट है वो सामने आया है 2.09 अरब डॉलर का, यानी 2.1 अरब डॉलर का ट्रस्ट डेफिसिट है। यानी जितनी चीज़ें हमने एक्सपोर्ट की हैं, जितनी हमने इंपोर्ट की, हमारी एक्सपोर्ट्स हो गई हैं 2.19 अरब डॉलर की। इमरान खान के दौर में उनकी हुकूमत चलने दी जाती तो इस साल का टारगेट 3 अरब था या इससे भी ज़्यादा था महाना। ये हुई हैं 2.9 अरब डॉलर। अब जो इंपोर्ट्स हैं वो शदीद कम करने के बावजूद 4.28 अरब डॉलर्स की हुई हैं। अब जो रेमिटेंसेस हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा भेज रहे हैं, अगर तो वो 2.1 अरब डॉलर हो गया तो फिर तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट मई के महीने का नहीं होगा। वरना इतना कुछ करने के बावजूद, इंपोर्ट और मईशत तबाह करने के बावजूद, मईशत माइनस में चलाने के बावजूद भी हमारा मई में करंट अकाउंट डेफिसिट आ जाएगा। ये तबाही की रेसिपी है, ये डिजास्टर की रेसिपी है, क्योंकि हम हर चीज में शॉर्ट हो रहे हैं।
जब आप इंपोर्ट नहीं करने देते तो नंबर एक इलीगल मीन से जो है वो इंपोर्ट होती है तो डॉलर्स ज़ाया होते हैं और ओपन मार्केट में इसलिए इसकी प्राइस बढ़ी है। फिर नंबर दो, अगर आप इंपोर्ट्स पर बैन इफेक्टिवली करने में कामयाब हो भी जाते हैं तो उसका रिजल्ट ये निकलता है कि चीज़ों की शॉर्टेज शुरू हो जाएगी, वक्त के साथ साथ चीज़ें मज़ीद महंगी होना शुरू हो जाएंगी जब कम होंगी। लेकिन नंबर्स क्या कहते हैं? नाज़रीन इकराम, हफीज़ पाशा जो नून लीग के लिए नरम गोशा रखते हैं, जिनकी एहलिया नून लीग की मौशी टीम का हिस्सा हैं, वो ये कहते हैं कि हमने जो कर्ज की अकसात अदा करनी है वो हमारे टोटल महसूलात से ज़्यादा हैं, यानी सस्टेनेबल नहीं रहेगा पाकिस्तान के लिए चलना इस तरह। 10 करोड़ लोग इस वक्त खते गुर्बत से नीचे हैं। हालात ये हैं, हमारी बेरोज़गारी 11% से बढ़ गई है। हर फिगर तबाही की दास्तान रकम कर रहा है। ऐसे में गोल एक ही है कि जो भी हो हमने इक़्तिदार से चिपके रहना है। एक ताकतवर लोगों का भी एक ही गोल है कि इक़्तिदार से हमने चिपके रहना है। किसी को एक्सटेंशन की फ़िक्र है, किसी को अगले 5 साल हुकूमत की फ़िक्र है, किसी को अपने NRO बचाने की फ़िक्र है, किसी को लंदन डील की फ़िक्र है। तो हर बंदा अपनी अपनी सोच रहा है, मुल्क का कोई नहीं सोच रहा। वो एक शख्स जिसने शुरू से मुल्क का सोचा और कहा कि इलेक्शन करवा लें और अवाम को फैसला करने दें। और मैं आपको याद दहानी करवा रहा हूँ, कुछ लोगों को ये लगता है कि इमरान खान ने इलेक्शंस का इसलिए कहा था क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी और उनको पता था कि वो जीत जाएंगे। हालांकि ये गलत है। 3 अप्रैल को जब इमरान खान ने असम्बलियाँ तोड़ी थी तो इमरान खान की मकबूलियत वो नहीं थी जो अब है। तब इलेक्शंस होते तो बड़ा टफ मुकाबला होता, कोई भी जीत सकता था, बहुत टफ मुकाबला होना था, क्योंकि उससे पहले जितने बाई इलेक्शंस हुए थे ज्यादातर पीडीएम जमातें मिलकर जीत रही थीं। क्या एक हफ्ते के बयानिए से इमरान खान ने उन्हें हरा देना था? ऐसा नहीं होना था और बयानिया बनना भी नहीं था। बयानिया तो तब बना जब रात को अदालतें खुलवाई गईं, जब स्पीकर का फैसला रिवर्स किया गया, जब रात को प्रिजनर वैन आई, तब बयानिया बना, क्योंकि सच हो गया, लोगों को नजर आ गया कि इसके पीछे है कौन। लोगों के नाम स्टॉप लिस्ट में डाले गए, शहबाज शरीफ का केस खत्म किया गया, अरशद शरीफ को शहीद किया गया, लोगों पर तशद्दुद हुआ, इमरान रियाज अभी तक गायब हैं। तो बयानिया तो तब बना जब लोगों ने प्रैक्टिकली देखा कि असल में कौन इसके पीछे था। 3 अप्रैल तक इमरान खान के पास कोई बयानिया नहीं था। एक पॉलिटिकल चाल थी कि हम असम्बलियां तोड़ देते हैं और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस रद्द हो जाएगा, और हो भी गया था। अगर अदालत आर्टिकल 69 का पास करती तो आज मुल्क जिस बहरान से गुजर रहा है वो ना गुजरता, मुल्क स्टेबल हो जाता, मई या जून में इलेक्शंस हो जाते, बजट भी नई हुकूमत दे देती, IMF प्रोग्राम भी बहाल होता, नई हुकूमत के साथ वो डील करते और नया प्रोग्राम भी अभी निगोशिएट हो रहा होता। इस सब की वजह वो बुनियाद बना जो रात को अदालतें खुलवा के फैसले किए गए। आज तक हम फंसे हुए हैं और अब बंदियाल साहिब भी काजी साहब के कैंप में चले गए हैं। तो जो सारी उम्मीदें थी कि शायद अदलिया कोई स्टैंड लेगी, वो ख़त्म हो गया है। अब अवाम पर है जो सानिया होने जा रहा है। मैं आपको वार्न कर रहा हूँ और ये हकायक हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। ये अवाम पर है कि वो कैसे स्टैंड लेती है। नाज़रीन इकराम, एक मोमेंट आपको बता देता हूं, आपको मोमेंट चलानी चाहिए, एक पुरअमन मोमेंट। तहरीक इंसाफ अगर उसे सरवाइव करना है तो हर घर से तहरीक इंसाफ के हक में आवाज़ आनी चाहिए। झंडा लगाएं तहरीक इंसाफ का अपने घरों पर, और बड़ी तादाद में ये हो ताकि पकड़ना नामुमकिन हो जाए। अगर डरेंगे तो और सख्ती होगी, लेकिन अगर सब एक हो जाए तो फिर ये कुछ नहीं कर सकते, और ये कोई जुर्म भी नहीं है कि जिस पर कुछ किया जाए। तो आप देखेंगे कि एक मूवमेंट चल पड़ेगी। एक गाड़ी पर जब झंडा लगा हो तो ये रोकते हैं, मारते हैं, शीशे तोड़ते हैं, झंडा उतरवाते हैं। जब सब गाड़ियों पर ऐसा होगा तो ये नहीं कर सकते, क्योंकि इस वक्त इन्होंने इमरान खान को मीडिया पर बैन कर दिया है कि इनकी तस्वीर, वीडियो, खबर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नहीं चला सकते। तो अब हर शख्स अपनी गाड़ियों पर झंडा और तस्वीर लगा ले। इस वक्त इस तरह का जुल्म और बर्बरियत हो रही है जिसके लिए अवाम को खड़ा होना पड़ेगा, कौम को स्टैंड लेना पड़ेगा। जो 10,000 लोग पकड़े गए हैं उन्होंने आज़ादी का ठेका नहीं लिया हुआ, ठेका सबका है, क्योंकि ये हम सब की ख्वाहिश है कि हम आज़ाद हों और इमरान खान आए। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी डरे बैठे हैं कि हमने कोई इक्का दुक्का ट्वीट कर दी है तो कहीं हम पाकिस्तान जाएं तो पकड़े ना जाएं। तो इस सूरत हाल में क्या इस माहौल में पाकिस्तान चल सकता है? क्या ऐसे
پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے؟ کیا یہ پاکستان کا خواب دیکھا تھا ہمارے اکابرین نے؟ کیا یہ علامہ اقبال کا خواب تھا؟ کیا یہ قائد اعظم کی اتنی جد و جہد کا نتیجہ تھا؟ کیا اس لیے لوگوں نے جانیں دی تھی؟ اگر کچھ کرنا ہے تو پھر سٹینڈ لینا پڑے گا، ان لوگوں کی آواز بنے جو اس وقت قید میں ہے، اور کچھ نہ کریں، کم از کم اپنی سپورٹ ضرور شو کریں، ہمت کریں اور ایک قوم بن کر دکھائیں۔ عمران خان تو بڑے دھڑلے سے کہتے تھے کہ مجھے خوشی ہے ہم ایک قوم بن گئے ہیں، تو اب پریکٹیکلی بن کے دکھانے کا بھی ٹائم ہے، ہمیں سٹیپس لینا پڑیں گے، ورنہ اس ملک سے سب کچھ لپیٹ دیا گیا ہے۔ اگلے 8-10 سال مجھے تو اتنے ڈارک نظر آتے ہیں کہ آپ ضیاء، مشرف، ایوب سب کا ماشاءاللہ بھول جائیں گے، جو پاکستان کا مستقبل اس وقت نظر آ رہا ہے۔ تو اس لیے اس وقت کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔